नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। हमारी बड़ी बहस का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं 2019 लोकसभा चुनाव पर। इस वक्त ये बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी इस बार का लोकसभा चुनाव हरियाणा के करनाल से लड़ सकती हैं। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी, जो कि मेनका गांधी के बेटे हैं, सुल्तानपुर उनकी मौजूदा लोकसभा सीट है, उसे छोड़कर पीलीभीत, जो कि उनकी माताजी की सीट है, वहां से लड़ सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की सीट भी बदली जा सकती है। दरअसल नवादा से अब उन्हें बेगूसराय भेजा जा सकता है। इसके बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को करना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार का। रविंद्र, वरुण गांधी और मेनका गांधी की सीटों का बदलना, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मेनका गांधी चाहती हैं कि वरुण गांधी के लिए पीलीभीत, जो एक तरह से पुश्तैनी उनका सीट हो चुका है, मेनका वहां जीती, फिर 2009 में वरुण गांधी जीते थे, 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर गए, 2019 में फिर से मेनका चाहती हैं कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़े और मेनका गांधी करनाल से, क्योंकि करनाल जो सांसद हैं अश्विनी कुमार काफी दिनों से अस्वस्थ हैं और माना जा रहा है कि उनको इस बार टिकट शायद न दिया जाए, इसलिए वो चाहती है कि करनाल से इस बार वो चुनाव लड़े। इसके अलावा देखिए, अभी इस हफ्ते ही हो सकता है कि चुनाव समिति की बैठक हो। एक सेकेंड, टिकट ना दिया जाए मतलब जो वो हरियाणा से लड़ने की तैयारी में है वो इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, अश्विनी कुमार काफी दिनों से अस्वस्थ हैं, जो अभी मौजूदा सांसद हैं। अच्छा। इसलिए उनको टिकट शायद न दे पार्टी इस बार। यह भी कहा जा रहा है कि सर्वे और परफॉर्मेंस दोनों के आधार पर भी पार्टी यह फैसला कर सकती है कि इस बार करनाल से किसी और को चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे में मेनका गांधी चाहती है कि वो करनाल से चुनाव लड़े। शुक्रिया रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर के लिए। तो वरुण गांधी अपनी माताजी की सीट पीलीभीत से लड़ सकते हैं, मेनका गांधी हरियाणा के करनाल से इलेक्शन लड़ सकती हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से मैदान में उतर सकते हैं। तो ऐलान जंग हो चुका है। सेनापति अपने योद्धाओं के साथ मोर्चे पर तैनात हो गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बड़ी लड़ाई राष्ट्रवाद को लेकर छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी हुई है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को इस पर ऐतराज है। फारूक अब्दुल्ला से लेकर आजम खान हो, यहां तक कि मायावती भी इस पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन के लिए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। और इसीलिए बड़ी बहस हम इन सवालों के साथ लेकर आए हैं कि विपक्ष के लिए देश हित बड़ा है या दल हित बड़ा है? मोदी के विरोधी क्या उनके राष्ट्रवाद से डरते हैं? जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, क्या वही इस देश में राज करेगा? सवाल यह भी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या इसे मिलेगा 23 मई को करारा जवाब? और साथ ही राष्ट्रवाद के नाम पर होगा क्या 2019 का चुनावी रण? ये वो सभी सवाल जो हम लगातार उठाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का मोदी सरकार पर यह गंभीर आरोप, जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने वोटों के लिए सैनिकों की जिंदगी का सौदा किया है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। आजम खान फौजियों की जिंदगी पर वोट गिन रहे हैं, सरहदों पर खून का सौदा किया जा रहा है। ये वो सभी नेता हैं जो पहले सबूत मांग रहे थे, अब राष्ट्रवाद को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, यानी फौजियों की जिंदगियों पर वोट गिने जा रहे हैं, बक्से भरे जा रहे हैं। तो कई खास मेहमान हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली, आशुतोष मिश्र पॉलिटिकल एनालिस्ट, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी की तरफ से, एमएस खान बीएसपी के नेता, टीआर रामचंद्रन वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले राजीव जेटली, फौजियों की जिंदगी पर वोट बटोरे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं आजम खान, आपका जवाब सर? इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हम ये कहते हैं कि फौजियों का जो पराक्रम है, फौजियों का जो पराक्रम है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि जो फौजियों ने सेक्रीफाई किया है, उन सेक्रीफाइसेस को कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए और एक किसी तरीके का वोट किस तरीके का हो सकता है वो तो ये लोग निर्धारित करेंगे, लेकिन वो उस वोट को फौजियों का अपमान करके उनका मन जीतने की जो कोशिश की जा रही है, राष्ट्रवाद से भागने की जो कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में दर्शाता है कि इनकी मंशा किसी भी तरीके से
आतंकवादियों का फेवर करके, आतंकवादियों की भाषा बोल के, अपने फौजियों का अपमान करके वोट पाने के, लेकिन वो वोट कौन सा है ये आपको, मुझे लगता है इनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, राजीव जेटली जी, मैं आपसे भी पूछूंगी सर, आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हाँ, फौजियों के पराक्रम पर जाकर वोट मांगना कोई गलत बात नहीं है सर? बिल्कुल नहीं, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि फौजियों के पराक्रम पे। हमें कहते हैं हमारे फौजियों ने क्या करके दिखाया, हमारी सेना ने क्या करके दिखाया, हमारी सेना आतंकवादियों से कैसे अपना बदला लेती है, हमारी सेना में वो विल कैसे आई, क्योंकि हमारी सेना मजबूत सेना थी, आज से नहीं शुरू से। हमारी सेना के हाथ किसने बांधे थे, हमारी सेना को बांध करके क्यों रखा था कि वो जब भी कोई देश में आतंकवादी गतिविधि हो, इस देश के अंदर किसी भी तरीके का आक्रमण हो, आपको उसके बदले में रिटेलिएट नहीं करना है। राजीव जेटली जी, मैं क्लैरिटी चाहती हूं, और ये क्लैरिटी मुझे आप सबसे चाहिए। सेना किसकी है? सेना देश की है। जी सर। तो सेना वोट बैंक कैसे हो सकती है सर? सेना का पराक्रम, सेना का शौर्य, सबूत गैंग सेना पर राजनीति कर रहा है। आप कह रहे हैं उसके पराक्रम को बांध कर रखा गया, ये सवाल उठाना है सर। जब बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की, वो किसी एक पार्टी की एयर स्ट्राइक नहीं थी सर, वो हिंदुस्तान की एयर स्ट्राइक थी। तो कोई भी पार्टी इसको अपने अगेंस्ट क्यों लेती है? अगर हमारी सेना दूसरे देश में जाकर जहां पर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो हमारी सेना के ऊपर प्रश्न कौन उठाता है? हमारी सेना पे प्रश्न राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। और वो राजनीतिक पार्टियां क्यों पूछती है सेना से, जब सेना कार्रवाई करती है और सेना कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने आतंकवादियों का कितना नुकसान किया? ये प्रश्न कौन उठा रहा है? डॉक्टर अजीज खान, राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। ठीक, डॉक्टर अजीज खान, सबूत गैंग भी तो सेना पर सियासत ही कर रहा है, वो भी तो वोट ही बटोर रहा है सर। देखिए अदिति जी, कि सेना के पराक्रम पे और उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जिस तरीके से तो इसका माइलेज लेना चाह रही है, देखिए भाई, आप आदित्य जी को पहले चुप कराइए, चुप कराइए पहले इनको, ये तरीका नहीं है डिबेट का। मैं आपको दे दूंगी, ठीक है ना डॉक्टर अजीज खान? चुप कराइए इनको सब, प्लीज करा दीजिए। आप जवाब। पहली बात देखिए, सेना, आदित्य जी सुनिए आप मेरी बात, सेना कोई बीजेपी की नहीं है, सेना देश की है, ये सेना देश की है। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि 5 साल तक सेना का हाथ बांधे रखा इस सरकार ने, वरना इतने बड़े बड़े जो वारदात हुए हैं उरी और पठानकोट से लेकर के, जो तमाम शहीद हमारे इस देश में हुए हैं, शायद ये शहीद नहीं होते। डॉक्टर अजीज खान सर, या तो मैडम आप बोलिए या ये राजीव जेटली जी बोले, हमें बोलने मत दीजिए। डॉक्टर अजीज खान भाई, जनता के सवाल पूछ रही हूँ ना मैं आपसे सर। भाई आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर आप तो, मैं आपसे कह रही हूँ सबूत कौन मांग रहा है सर? मेरा सवाल ये है ना, सबूत मांगने वाले पहली लाइन में ये कह देना सर, सुनिए मेरी बात प्लीज, ये मैं जनता के बीच में जाती हूँ, डॉक्टर अजीज खान आप भी जाते हैं। वो कहते हैं, पहली लाइन में बोलते हैं सेना के पराक्रम का सम्मान करते हैं, फिर दूसरी लाइन में कहते हैं इनको कैसे पता 350 मार दिए, इनको कैसे पता 450 मार दिए सर? तो फिर सवाल भी पूछ लेते हैं सर, उसको क्लैरिफाई। अब आप मुझे मौका दें। देखिए आज जो है, देखिए आदित्य जी, आज देखिए ऐसा है कि जब बीजेपी हर मुद्दे पर फेल हो गई, आज किसान आत्महत्या करने लगा, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सारे लोग चौराहों पर हैं। जब देश संकट की स्थिति में आ गया तो ये राष्ट्रवाद का फर्जी झंडा लेकर के ये पूरे देश में घुमा रहे हैं। हकीकत ये है, इनका जो राष्ट्रवाद का जो नारा है वो फर्जी है, कहीं ना कहीं ये देश को गुमराह करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, आज ये देश के ठेकेदार बने बैठे। मुझे अफसोस है कि इन्होंने देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, सेना का हाथ बांधे रखा। अदरवाइज आज जो हालात पैदा हुए हैं, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, शायद वो आतंकवादी गतिविधियां ना बढ़ती। दूसरी बात, पीडीपी से गठबंधन किसने किया? एक अलगाववादी नेता जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थक है, आज उससे गठबंधन करके इन्होंने 4 साल सरकार चलाया। जाहिर सी बात है ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, बीजेपी से ज्यादा गद्दार देश का शायद कोई होगा। आज जब ये सारे मुद्दों पर फेल हो गए तो ये राष्ट्रवाद का नारा आलाप रहे हैं, जो कि वाकई में बहुत ही दुखद है। डॉक्टर अजीज खान, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पहली लाइन में कहते हैं सेना का सम्मान करते हैं और दूसरी लाइन में सबूत मांगते हैं, और उस पर आपके वाला जवाब आए सर, तो जनता खुद समझ जाएगी आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बहरहाल राजीव जेटली ये कह रहे हैं आप राष्ट्रवाद का फर्जी झंडा लेकर निकले। सर ठीक है, आप जवाब नहीं दे पाए सर, लेट्स एग्री। ठीक है सर, हाँ सब देख रहे हैं, वही मैंने कहा, मेरा सवाल क्या था और आपने जवाब दे पाए। ठीक है, राष्ट्रवाद का फर्जी झंडा सर, ठीक, डॉक्टर अजीज खान प्लीज, ठीक है सुनिए जवाब। जब जवाब देने का वक्त आया, देश हिसाब मांग रहा है
सर आप तो जवाब नहीं दे पा रहे सबूत को लेकर, जो मेरा सवाल था सर, सवाल जो था सबूत बैंक को लेकर वो तो आप दे नहीं पा रहे हैं। अब सुनिए जवाब, ठीक है राजीव जेटली जवाब दीजिए भाई। ये कह रहे हैं आप राष्ट्रवाद का फर्जी झंडा लेकर निकले। ये देखिए कितना किस तरीके से गुमराह करते हैं देश को। जब भी आप सेना की और देश के राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे, ये चर्चा से भटका कर दूसरे मुद्दों पे लेके जाएंगे, और जैसे ही आप वो चर्चा करेंगे ये उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, इतनी नफरत क्यों है इन्हें राष्ट्रवाद से? क्यों चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव नहीं होना चाहिए? जब हम कहते हैं कि हमने देश के हर व्यक्ति को लगभग 5 लाख रुपए का बीमा दिया, ये चर्चा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि हमने बिजली पहुंचाई हर घर में, चर्चा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं किसानों को 6000 पेंशन दी, चर्चा नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हम 27 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बना दी, चर्चा नहीं करना चाहते। जब हम कहते हैं राष्ट्रवाद पर चुनाव होना चाहिए क्योंकि बुनियादी सुविधाएं देने का जो पहला कार्य देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आशुतोष मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, राष्ट्रवाद से नफरत किस बात पे है इनको? राष्ट्रवाद और हमारी सेना का अपमान करने का अधिकार किसने दिया इनको? अरे भाई आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आगे बोलिएगा प्लीज। मैंने आप दोनों को बहुत टाइम दिया है, बाकी गेस्ट भी इंतजार ही करें। आशुतोष मिश्र, राष्ट्रवाद से एलर्जी क्यों सर? राष्ट्रवाद से किसी को एलर्जी नहीं है। एलर्जी है लोगों को उस जो छद्म राष्ट्रवाद की जो बात हो रही है, जो कि अब 5 साल की असफलताओं को छुपाने के लिए जिसका इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, उसके दुष्परिणामों का पे जो है लोगों को एलर्जी है। अभी सर राष्ट्रवाद क्या होता है? आप जो है कुछ कर ना पाए 5 साल और सडनली आप बाकी के राष्ट्रवाद जो है हम में और आप में कूट कूट के भरा हुआ है। राष्ट्रवाद हर भारतीय में कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये कहना कि एक जो है पार्टी राष्ट्रवादी है दूसरी राष्ट्रवादी नहीं है, ये तो एक तो गलत होगा। और इसलिए मुझे जो लगता है ये जो जैसे सैमुअल जैक्सन एक विचारक थे, सैमुअल जॉनसन एक बहुत बड़े विचारक थे, तो उन्होंने कहा था कि ये जो छद्म राष्ट्रवाद है ये दुर्जनों का आखिरी हथकंडा होता है। उन्होंने कहा था जब वो कुछ कर नहीं पाते तो क्या करें, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए क्या करें, और वो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आया था। मुझे पता है इसका बहुत इस्तेमाल किया गया है बीते दिनों में, और आपको ये भी बता दूं जो आपने कोर्ट यूज की है उसका कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग था। ठीक है एमएच खान साहब, आपको भी राष्ट्रवाद से आपत्ति हो रही है सर? देखिए राष्ट्रवाद पर आपत्ति हमें क्यों होगी? राष्ट्रवाद जो नकली राष्ट्रवादी है वो अपने आप को राष्ट्रवाद कह रहे हैं, हम तो पुराने राष्ट्रवादी हैं। ये बताइए अभी आज राष्ट्रवाद तो देश के साथ खड़े होने वाले को, देश के मान सम्मान के साथ खड़े होने वाले को राष्ट्रवाद कहते हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा आपने सुना? आदित्य जी आपने सुना? सुषमा स्वराज ने कहा कि अब हमारा चुनाव एयर स्ट्राइक पर होगा, 5 साल का काम पर नहीं होगा। येदियुरप्पा जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये चुनाव में अगर एयर स्ट्राइक ना होता तो हम अच्छी बढ़त नहीं ले पाते। अब हम अच्छी बढ़त लेंगे, हम 22 सीटें जीत पाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं राष्ट्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ वोट पड़ेगा। क्या हमारे हिंदुस्तान में आतंकवादी वोट डाल पाते हैं क्या? किसके खिलाफ बात कर रहे हैं आप इसका मतलब पाकिस्तान में और हिंदुस्तान मिला के वोट पड़ रहा है क्या? ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ना करें। जो लोग राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें वो छद्म राष्ट्रवाद के दोषी हैं आपके हिसाब से। हाँ आपने कहा जो देश के साथ खड़ा हो, सेना नहीं खड़ी होती क्या देश के साथ? सर दुश्मन की टेरिटरी में जाकर स्ट्राइक करती है, आप लोग सबूत मांगते हैं, आप लोग सबूत मांगते हैं। आपको भी सोचने की जरूरत है जिस राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं। टी आर रामचंद्रन साहब, ठीक सर जी सुनिए तो सर मैं सुनूंगी आपकी बात सर। अभी एक और गेस्ट जवाब भी तो सुन लीजिए। ठीक सर सुनूंगी, ये मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे, टिप्पणी की थी सर। टी आर रामचंद्रन साहब सवाल सीधा सा, राष्ट्रवाद इन इलेक्शंस में कितना बड़ा मुद्दा और कितना फायदा पहुंचा सकता है? देखिए मेरे ख्याल में पूरा थिंकिंग ऑफ लोग इलेक्शन से पहले काफी बदल जाता है, और लोग चाहते हैं कि वायदे जो आपने किए हैं उसमें से आपने कितने पूरे किए हैं। राष्ट्रवाद मेरे ख्याल में इसमें कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है। इस देश का हर एक नागरिक अपने आप में एक राष्ट्रवाद है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आखिरकार जब इलेक्शंस होती हैं और इलेक्शन का टाइम आता है तो वो इंट्रोस्पेक्शन में लोग चले जाते हैं कि भाई
कितने वायदे पूरे हुए, क्या और वायदे उन्होंने नए किए हैं। और इलेक्शन से पहले लोग बड़े वायदे जरूर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका अल्टीमेट नतीजा निकलेगा। सैडली मेरे ख्याल में कुछ चीजें हमको जरूर याद रखनी चाहिए कि इस देश के लोग अब जब अपना वोट डालने जाते हैं तो 4 बार सोचते हैं किस कैंडिडेट को देना है और किस पार्टी को वोट देना है। अगर आपने अपने वायदों पे डिलीवर किया होगा तो आपको जरूर वोट मिलेगा। बट आखिरकार मेरे ख्याल में ये सब फजूल के डिस्कशंस हैं, इलेक्शन से पहले आप उठाते हैं और उसके बाद कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। तो आप कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि जब जनता जाएगी, यानी जब जनता जनार्दन यानी आप जो इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें डिस्कशन देख रहे हैं, आप कैंडिडेट्स के नफा नुकसान, उन्होंने क्या जो आपसे वादे किए वो पूरे किए, क्या पार्टी की तरफ से वादे पूरे किए गए, इस सबको आप डिस्कशन में लेंगे, आप इस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद बटन दबाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते बस एक बात कहनी है, जब आप सोचें वोट डालने के बारे में जरूर सोचिएगा कि आपका वोट देश हित में। एक छोटे से ब्रेक के लिए।